पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि अपने पास फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। फील्ड ऑफ व्यू ना, ये टर्म कई बार सुनने को मिलती है। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है कि भाई जैसे ये एक रीजन है, ये अपने पास क्या है, एक रीजन है, या फिर हम बोलेंगे एक स्पेस है जिसमें कोई ऑब्जर्वर एक इमेज को देख पाता है। जैसे मैं बोलूंगा कि ये एक अपने पास ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट की ये प्लेन मिरर क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। तो अगर मैं इसकी इमेज बनाऊंगा ना, तो इसकी इमेज बनाऊंगा तो यहाँ पे रे स्ट्राइक करेगी और ये इधर चली जाएगी। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इसके कॉर्नर पे रे हर बार स्ट्राइक करवानी है, इसके कॉर्नर पे, और ऐसे ही इसके कॉर्नर पे स्ट्राइक करवाएंगे तो ये यहाँ चली जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है ना। तो इन रिफ्लेक्टेड रेज का ये जो रीजन है, ये जिस स्पेस को कवर कर रही है, इस स्पेस को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है कि अगर कोई बंदा, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे प्लेस होगा, है ना, तो उसको इस आदमी की, फर्स्ट वाले आदमी की इमेज शो होगी। देखो इस फर्स्ट वाले आदमी की इमेज बनेगी कहाँ पे, इमेज बनेगी तो इसके जस्ट सामने यहाँ बनेगी उसकी इमेज, है ना। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो अपने पास यहाँ बनेगी, लेकिन ये इमेज शो किसको होगी, दिखेगी किसको, जो आदमी यहाँ पे ऑब्जर्वर जो यहाँ खड़ा है उसको दिखेगी, जो यहाँ खड़ा है उसको दिखेगी, या फिर जो यहाँ उसके फील्ड ऑफ व्यू में खड़ा है उसको दिखेगी। तो किसको दिखेगी, जो उसके फील्ड ऑफ व्यू में खड़ा है। ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू को बनाते कैसे हैं, ये जो लाइन है ये मिरर के एंड पॉइंट पे स्ट्राइक करवाओ, दूसरी लाइन मिरर के दूसरे एंड पॉइंट पे स्ट्राइक करवाओ, तो इसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है। अब ये जो फील्ड ऑफ व्यू की वैल्यू है ना, फील्ड ऑफ व्यू की वैल्यू है, ये मिरर के साइज पे डिपेंड करती है। ये मिरर के साइज पे डिपेंड करती है ना। मिरर की साइज छोटी होगी तो फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा, मिरर का साइज बड़ा होगा तो फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा हो जाएगा ना। जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ मिरर। चाहे मिरर छोटी साइज का है, चाहे मिरर बड़ी साइज का है, इमेज की फॉर्मेशन तो होती होती है ना। लेकिन फील्ड ऑफ व्यू कौन देख पाएगा उसको, वो किस पे डिपेंड करता है, मिरर की साइज पे। यानी अगर इतना सा भी छोटा सा मिरर है और तुम यहाँ भी खड़े हो, है ना, तब भी ये मिरर जो है वो इसकी इमेज बनाएगा, तब भी ये जो मिरर है ये तुम्हारी इमेज बनाएगा, बट वो तुम्हारी इमेज तुम्हें शो नहीं होगी, है ना, क्योंकि तुम उसके फील्ड ऑफ व्यू से क्या हो, बाहर हो। तुम उसके फील्ड ऑफ व्यू से क्या हो, बाहर हो। ठीक है। पहले यहाँ तक बात पता लगी, यहाँ तक लिखा ना। अब देखो ना, अब अपने पास एक क्वेश्चन आता है कि फील्ड ऑफ व्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाँ, हाउ टू कैलकुलेट फील्ड ऑफ व्यू। तो एक जनरल क्वेश्चन ही है कि जैसे मान लो ये अपने पास ना 2 मीटर की लेंथ का मिरर है। ठीक है। और यहाँ से यानी सरफेस से जो उस मिरर की डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। ठीक है। ये मान लेते हैं अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है ना, वी फाइंड आउट द डिस्टेंस अप टू विच द ऑब्जर्वर कैन व्यू द इमेज, कि एक ऑब्जर्वर को कितनी डिस्टेंस तक इस ऑब्जेक्ट की इमेज शो होगी, है ना, और ऑब्जर्वर कहाँ पे रखा जाए ताकि उसको इसकी इमेज शो हो। तो पहले हमें इसका डायग्राम बना लेना है। डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लास्ट रे स्ट्राइक की, ठीक है, ये इधर जाएगी। ठीक है। फिर वहां से लास्ट रे स्ट्राइक की, ठीक है, वो कुछ इधर चली जाएगी, है ना, और इसके पीछे हम इसकी इमेज बना लेंगे, या या बन जाएगी इमेज। ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस जो है ना, ये वाली डिस्टेंस जो है ये मैंने मान ली एक्स है ना, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये मैंने मान ली वाई है। ठीक है। अब मुझे बताओ एक ऑब्जर्वर कहाँ पे देख सकता है उसको, वो जब इसके यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू में हो, यानी वो इतनी डिस्टेंस तक देख सकता है, ये डी डिस्टेंस तक वो देख सकता है। ऑब्जर्वर अगर इसके बीच में कहीं होगा तो वो देख सकता है, इसके बीच में नहीं होगा तो वो नहीं देख पाएगा। तो क्वेश्चन अपना ये था, फाइंड द डिस्टेंस अप टू विच, यानी हमें ये डिस्टेंस पता करनी है जहां तक ऑब्जर्वर देख सकता है। ये डिस्टेंस आएगी कुछ 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर ऐसे। ठीक है। ये डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करनी है, अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ना हमें बस ट्रायंगल से देखना होता है ना, इसमें थोड़ा ट्रायंगल रूल लगता है। ये डिस्टेंस भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि ऑब्जर्वर की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर ना, ये गिवन है, ये 4 मीटर गिवन है, ये 1 मीटर गिवन है, 2 मीटर गिवन है। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें बस इन ट्रायंगल्स को देखना है। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो हमें एक ये वाली ट्रायंगल देखनी है, देखो ना, और एक ये वाली ट्रायंगल देखनी है।
ये डिस्टेंस 4 मीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या आएगी, 4 मीटर ना। ये वाली डिस्टेंस इमेज की भी क्या आएगी, 4 मीटर है ना। तो अब जरा मुझे बताओ, एक तो देखो ये ऐसे है, ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स को अपने को देखना है ना। ये 4 मीटर है और ये 1 मीटर है, ठीक है। ऐसे ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स, ये एक्स है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये बड़ी ट्रायंगल की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। तो देखा जाए तो अब ये जो दो ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, तो ये जो दो ट्रायंगल है अपने पास है ना, वो अपने पास तुम्हें पता है ना कि अगर साइड्स साइड्स का रेशियो ले सकते हैं ना। तो साइड्स का रेशियो लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/4, 1/4 इज इक्वल टू x/8। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मीटर। 1/4 यहाँ पे x/8, तो x की वैल्यू आ गई 2 मीटर ना। ये x ये आ गया अपने पास। अब ऐसे मुझे सोच को बताओ, मुझे ये y कैलकुलेट करना है। जो अपने पास d डिस्टेंस है, d डिस्टेंस एक्चुअली में क्या है, d डिस्टेंस है y माइनस एक्स। d डिस्टेंस क्या है, y माइनस एक्स ना। तो अब अगर मुझे y कैलकुलेट करना है तो बड़ी ट्रायंगल ले लो। अब इसमें बड़ी ट्रायंगल कौन सी है, बड़ी ट्रायंगल को मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये रही बड़ी ट्रायंगल, ये देखो ये वाली, एक ये रही और एक ये रही ना। तो मैं उसको यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। एक ये ट्रायंगल रही, ये आ गई, ये डिस्टेंस है y, ठीक है। ये डिस्टेंस है 4 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2 + 1 3 मीटर। और ये भी 4 मीटर, ये एंगल थीटा। तो अब अगर मैं फिर से इसको कैलकुलेट करूंगा है ना, फिर से साइड्स का रेशियो लूंगा, तो मैं लिख दूंगा 3/4, 3/4 इज इक्वल टू y/8। तो यहाँ से y कैलकुलेट करेंगे तो y अपने पास आ जाएगा 6 मीटर। तो y आ गया 6 मीटर, x आ गया 2 मीटर। हमें d डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, यानी 6 - 2, यानी वो आ जाएगा 4 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है फील्ड ऑफ व्यू का, है ना। तुम्हें बस ट्रायंगल लेनी है 2 बार, है ना। फर्स्ट टाइम छोटी वाली ट्रायंगल्स लेनी है, दूसरी बार बड़ी वाली ट्रायंगल्स लेनी है, ठीक है। हाँ, साइड्स का रेशियो ले लेना। ठीक है। चलो पहले यहाँ तक किया। अब देखो, अब आ गया। अब तुम्हें एक बात और याद रखनी है कि कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि भाई अगर किसी बंदे को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी फुल इमेज शो होनी है, फुल इमेज अगर उसको देखनी है, तो उसको कितनी मिनिमम लेंथ का जो मिरर है वो रिक्वायर्ड है, वो है बेटा h/2। अगर उस ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो मिनिमम लेंथ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, h/2। और वो मिरर जो है उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए ताकि वो फुल इमेज दे सके, वो है हॉरिजॉन्टल सरफेस से h/2 डिस्टेंस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस से h/2 डिस्टेंस पे, मतलब ये पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड है, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखने हैं दोनों। मिनिमम लेंथ भी h/2 होनी चाहिए और मिनिमम उसकी डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए, h/2। पहले यहाँ तक लिखा। अब देखो, अब अपने पास आता है इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनते हैं। अगर अपने पास प्लेन मिरर रखे हुए हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनते हैं ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस बनने का अपने पास ना फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे याद रखने हैं। हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है 360 डिवाइड बाई थीटा। इसमें थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन मिरर, कि वो जो दो मिरर्स दे रखे हैं उनके बीच का एंगल कितना है। अब ये जो 360 डिवाइड बाई थीटा है, ठीक है, ये अपने पास जो है, मतलब ये जो एन अपने पास आएगा, है ना, मान लेते हैं एन की वैल्यू आ गई 360/थीटा। अब अगर तो ये इवन नंबर आया, अगर तो ये इवन नंबर आया डिवाइड करके, तो बेटा नंबर ऑफ इमेजेस तुम्हें क्या बना देने हैं, नंबर ऑफ इमेजेस तुम्हें बना देने हैं n-1। मतलब जो भी आंसर आया -1 कर दो, है ना। और अगर ये अपने पास ओड नंबर आता है ना, ओड नंबर आता है, तो फिर ओड नंबर आने पे दो केस आगे बनते हैं। ओड नंबर आने पे हमें ये चेक करना है कि वहां पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो सिमेट्रिक रखा हुआ है या अनसिमेट्रिक रखा हुआ है। तो अगर सिमेट्रिक रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तब तो आंसर वही है अपने पास, तब आंसर आ जाएगा n-1। और अगर अनसिमेट्रिक रखा हुआ है तो आंसर आ जाएगा n। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर अपने पास दो मिरर ऐसे 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, तो 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, तो बताना जरा इसमें n कितना आएगा। n आएगा 360 डिवाइड बाई 90।
तो ये आ जाएगा 4। अब ये n जो है ये इवन नंबर आया है, अगर n इवन नंबर है तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 4 - 1 यानी 3। ठीक है। जैसे मुझे बताओ कि जैसे मान लेते हैं ऐसे है, दो मिरर ऐसे रखे हुए हैं 60 डिग्री पे। ठीक है, 60 डिग्री पे रखे हुए हैं और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ना, यहाँ से वो एंगल 20 डिग्री पे है और यहाँ से 40 डिग्री पे, तो टोटल 60 डिग्री है ये एंगल। तो बताना आंसर क्या आएगा। पहले बताओ एन क्या आ रहा है। एन कितना आ जाएगा, ये इवन नंबर है। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे लिखता हूँ। अगर अपने पास मान लेते हैं दो मिरर्स के बीच में एंगल है 72 डिग्री, 72 डिग्री और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से भी 36 डिग्री पे और यहाँ से भी 36 डिग्री, यानी ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अब पहले बताओ इसमें एन कैलकुलेट करेंगे तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 72 करूंगा, इसको करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 5। अब 5 जो है ये ओड नंबर है, ओड नंबर है तो ये चेक किया है सिमेट्रिक है, तो ओड नंबर सिमेट्रिक है तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके कर लोगे ना। अब देखो है ना, अब अपने पास ना मेनली जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्लेन, दो प्लेन मिरर जब पैरेलली प्लेस्ड होते हैं, दो प्लेन मिरर कैसे होते हैं, पैरेलली प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर प्लेन मिरर पैरेलली प्लेस्ड हैं तो उसमें उसमें जैसे अपने पास M1 मिरर है, ये M2 मिरर है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो पहली बात तो इसके नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, तो यहाँ पे मैं करूंगा n इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 0, है ना, क्योंकि पैरेलल है तो दोनों मिरर के बीच में एंगल कितने, 0, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ जाएंगे, इनफाइनाइट। तो पैरेलल जब मिरर्स रखे होते हैं तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनती है, इनफाइनाइट, इधर से भी इनफाइनाइट उधर से भी इनफाइनाइट। ठीक है। अच्छा, हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इस ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस, जैसे यहाँ से मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं दोनों मिरर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, यहाँ से उसकी डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर और यहाँ से उसकी डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये M1 मिरर जो है ये इसकी इमेज बनाएगा, इधर से 4 है तो यानी यहाँ जो इमेज बनेगी I1 वो इधर से भी कितने पे बनेगी, 4 पे बनेगी। ठीक है, ये फर्स्ट इमेज बनी लेफ्ट साइड पे, ऐसे ही फर्स्ट इमेज राइट साइड पे बनाऊंगा तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, 1 सेंटीमीटर पे, ये फर्स्ट इमेज बनी राइट साइड पे। ठीक है। अब होगा क्या, अब तुम्हें क्या याद रखना है कि ये जो मिरर M1 है, इस मिरर के लिए ये जो इमेज बनी है राइट साइड पे, ये किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। इस मिरर M1 के लिए ये जो इमेज बनी है, यानी जो दूसरी मिरर की जो पहली इमेज बनी है वो किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। यानी ये अगर ऑब्जेक्ट का काम करेगी, दैट मीन्स कि अब इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 5 तो ऑलरेडी था, +1 और हो गया, तो टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी हो गई, 6। टोटल डिस्टेंस उसकी उस ऑब्जेक्ट से कितनी हो गई, 6। अब अगर 6 हो गई तो इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में, अपने इस डायरेक्शन में भी कितनी डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा, 6 सेंटीमीटर पे, यानी उसकी दूसरी इमेज यहाँ बनेगी I2। मिरर M1 की I2 इमेज यहाँ बनेगी। मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, ये तो हमने बना ही लिया, ये तो ऑलरेडी हमने बना ही लिया, फर्स्ट जो रियल ऑब्जेक्ट रखा था। अब ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, जो दूसरे मिरर की जो फर्स्ट इमेज बनी है। ऐसे ही सेकंड मिरर के लिए मुझे बताओ इस M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, ये I1 जो इस तरफ बनी है ना, और ये कितनी डिस्टेंस पे है, 4 तो ये रहा और 5 ये आगे रहा, तो टोटल हो गई 9, यानी यहां से जो दूसरी इमेज बनेगी वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, 9 सेंटीमीटर पे। ये बात पता लगी ना। अब हमें इसको याद कैसे रखना है, अब ऐसे करके हम हर एक को चेक तो नहीं करते रहेंगे, हमें इसको याद कैसे रखना है, हमें इसको याद रखना है कि हमें यहाँ पे लिख देना होता है M1, यहाँ लिख देना होता है M2, सिंपल सा है ना। अच्छा, M1 की फर्स्ट इमेज बना लेनी होती है, जैसे इसकी फर्स्ट इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनी, 4 पे, तो यहाँ पे M1 के नीचे लिख दूंगा 4, है ना। M2 की फर्स्ट इमेज कितने पे बनी, 1 पे, तो M2 के नीचे लिख दूंगा 1। ठीक है।
अब हमें क्या करना है, अब हमें इन मिरर के बीच की जो लेंथ है, जैसे इनके बीच की लेंथ कितनी थी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को ऐड करते जाना है। ठीक है, वो ऐड कैसे करना है, डायगोनल। इधर भी 5 सेंटीमीटर ऐड करूंगा तो 5 + 4 इधर कितनी आ जाएगी 9। इधर भी 5 सेंटीमीटर ऐड करूंगा तो 5 + 1 इधर कितनी आ जाएगी 6। अब फिर से इधर फिर से 5 ऐड करूंगा तो आ जाएगी 11। इधर फिर से 5 ऐड करूंगा तो 9 + 5 इधर आ जाएगी 14। ऐसे करके 5 ऐड करते रहना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मिरर M1 से फर्स्ट इमेज बनी 4 सेंटीमीटर पे, सेकंड बनी 6 पे, थर्ड बनी 14 पे। M2 फर्स्ट बनी 1 पे, सेकंड बनी 9 पे, थर्ड बनी 11 पे। पता लगा ये ना। अब जैसे मुझे बताओ, एक क्वेश्चन करके बताओ, मैं इसको हटा रहा हूँ। भाई दो मिरर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर से कितनी डिस्टेंस पे 3 सेंटीमीटर पे, और इधर से कितनी डिस्टेंस पे 2 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तुम्हें ये बताना है, तुम्हें पहले फर्स्ट 3 इमेजेस की डिस्टेंस बतानी है। फर्स्ट 3 इमेजेस की डिस्टेंस दोनों तरफ से, दोनों मिरर से, M1 और M2 से। हम्म 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 चलो, M1 पे अपने पास आया है 3 7 13, और M2 पे अपने पास कितना बनेगा 2 8 12। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आगे ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि भाई M1 मिरर से जो फर्स्ट 2 इमेजेस बनी है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट 2 इमेजेस मेड बाय द मिरर M1, तो बता सकते हो। तो वो इन दोनों को माइनस कर दो, 4 आ जाएगा ना। है ना, मैं बोलूंगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड इमेज second image of first mirror and the second image na, yeah, and what is the distance between second image of first mirror and the first image of second mirror, and the first image of second mirror ना। तो बताना सेकंड इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर एंड फर्स्ट इमेज ऑफ सेकंड मिरर के हैं। नहीं, अब इनको ऐड करना, देखो सेकंड इमेज ऑफ पहले बताओ, फर्स्ट वाला पार्ट तो तुम्हें पता लगा, अगर मैं फर्स्ट 2 इमेजेस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछूंगा तो बता सकते हो। ये दोनों सेम साइड पे हैं, ये दोनों क्या है, सेम साइड पे, सेम साइड पे है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। लेकिन जो मैंने तुम्हें सेकंड क्वेश्चन पूछा, सेकंड क्वेश्चन में मिरर M1 से सेकंड इमेज 7 सेंटीमीटर पे यहाँ पे है, देखो, और ये फर्स्ट इमेज यहाँ पे दूसरी तरफ है, ये सेम साइड पे नहीं है, अब ये दूसरी तरफ है ये। तो इनके बीच की मैंने तुमसे डिस्टेंस पूछी है, तो इधर से 7 बना लो, इधर से 2 बना लो, ये दोनों सब ऐड कर दो। बताओ ऐड करेंगे तो 7 प्लस इनके बीच की डिस्टेंस 5 + 2, ये आ गया 14। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, चलो अब तुमसे इतना पूछ सकते हैं, ठीक है। अब, है ना, अब तुम्हें एक बात और याद रखनी है, एक अपने पास वर्ड होता है लेटरल इन्वर्जन। वर्ड क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि अपने को वो चीज जो है वो बिल्कुल मतलब ऐसा समझो कि मिरर के सामने रखते हैं तो मिरर इमेज तो दिखाई देती है ना, मिरर इमेज तो दिखाई देती है, बट वो दिखनी भी कैसे चाहिए। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ऐसे वर्ड लिखा ना, यहाँ पे इस ये पोजीशन को हमने नाम दिया 1, इस पोजीशन को नाम दिया 2, इस पोजीशन को नाम दिया 3 ना। तो यही जो सेम है, ये इमेज मिरर के सामने जो बनेगी ना, वो मिरर में कुछ ऐसी बन जाएगी। ये बनेगी 1 है इधर तो यहाँ 1 डैश बनेगा, 1 है तो 1 के सामने क्या बनेगा 1 डैश, 2 दूर है तो यहाँ पे भी दूर ही बनेगा 2 डैश, 3 ऊपर है तो 3 क्या बनेगा ऊपर 3 डैश। इसको बोलते हैं कि ये लेटरली इन्वर्टेड है। ये कैसी है, लेटरली इन्वर्टेड ना। अब जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, है ना, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे अपने पास ABCDHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ना। अब इसमें से कौन से जो है वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं और कौन से लेटरली इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाते ना। तो अब जरा ध्यान रखना है तुम्हें कि जैसे ए वर्ड है, ए लेटरली इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता, ए बिल्कुल सेम सिमिलर इमेज बना देगा।
ये बिल्कुल सिमिलर इमेज बना देगा, है ना। जैसे मुझे बताओ एच है, एच की जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल सेम बन जाएगी भाई, एच यहाँ पे भी ऐसे लिखा जाएगा और यहाँ पे भी ऐसे बना जाएगा, तो हम इनमें डिफरेंस नहीं कर सकते ना। तो ऐसे करके इंग्लिश में 11 अल्फाबेट्स है, 11 लेटर्स हैं जिनकी लेटरली इन्वर्टेड इमेज पॉसिबल नहीं है। बाकी सबकी पॉसिबल है, बी सी डी ई एफ की। जैसे ए हो गया, एच हो गया, आई की पॉसिबल नहीं है ना। ऐसे अगर तुम चेक करोगे तो एम की पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जरा मुझे बताओ, और ओ की पॉसिबल नहीं है, ओ तो सेम ही दिखेगा ना। और और कैसा, क्यू 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 कहाँ पे है, क्यू है ना। हाँ नहीं, क्यू की तो पॉसिबल है ना, क्यू तो अपने को सिमिलर ही दिखेगा। ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, हाँ क्यू की भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, टी। टी जो है ये भी अपने को सेम दिखाई देगा, है ना। यू भी सेम दिखाई देगा, वी भी सेम दिखाएगा, डब्ल्यू एक्स वाई, वाई भी सेम दिखाई देगा, है ना। तो ऐसे करके अपने पास अल्फाबेट है, मतलब कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा बना सकता है कौन सा नहीं बना सकता, तो हम बस चेक कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक बात और याद रखनी है, मैं इसको हटा, 1 2 3 4, हाँ काउंट कर लो जो टोटल आ रहे हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, हाँ 12 है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब इसमें एक और चीज अपने पास आती है, वो आती है क्लॉक की टाइमिंग्स। क्लॉक की टाइमिंग्स का मतलब क्या है कि भाई क्लॉक में देखने पे टाइम कैसा नजर आएगा, क्लॉक में देखने पे टाइम कैसा नजर आएगा, है ना। तो बस इसमें तुम्हें सिंपल सी बात याद रखनी है कि यहाँ पे जैसे क्लॉक मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने मिरर लिख दिया, यहाँ पे मिरर में उसकी इमेज कैसे शो हो गई, जैसे उसने बोला 10 o'clock ना। तो तुम्हें क्या करना है कि 12 में से 10 माइनस कर देना है, 12 में से 10 माइनस कर देना, तो वो जो आंसर आएगा वो तुम्हारे पास मिरर में उसकी इमेज आ जाएगी, ठीक है। 8 o'clock, 8 o'clock में से क्या करोगे, 12 में से 8 माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा कई बार जैसे मान लो ऐसे आ गया 7, मान लो ऐसे आ गया जैसे 7:15, तो अगर ये 7:15 आ चुका है ना, तो इसको तुम्हें किस में से, अब जैसे इसमें मिनट्स भी आ गया, मिनट्स आ गया तो तुम्हें इसको ऐसे माइनस करना है 11:60 में से, 11:60 में से माइनस कर दो 7:15, तो 11:60, तो इसमें से 7:15 माइनस करेंगे, है ना, ऐसे माइनस कर देना है ना। क्योंकि 11 जो है, और यहाँ पे मुझे मिनट्स का भी अब देखना है ना, तो मैंने यहाँ पे एक आर कम कर दिया और यहाँ पे 60 मिनट लिख दिया, ये भी तो 12 लिखा हुआ है। तो इसमें से अगर देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर, हाँ अगर तो डायरेक्ट दे रखे हैं फिर तो डायरेक्ट 12 में से माइनस कर देना है, बट अगर मिनट भी तुम्हें दे रखा है, मिनट भी तुम्हें दे रखा है तो तुम्हें 12 से माइनस तो करना है, लेकिन 12 को तुम्हें ऐसे लिखना है, ये भी तो 12 लिखा हुआ है ना, देखो 11:60, तो 60 मिनट जो है वो वन, हाँ। अब जैसे इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये अपने पास कितना बनेगा, ये बनेगा 45, और इधर से कितना बन जाएगा 4, ऐसे बन जाएगा ये, तो ये शो होगा 4:45, ठीक है। और मान लो, हाँ 4:45, हाँ। और अगर मान लो सेकंड्स में भी दे रखा है, सेकंड्स में, है ना, जैसे मान लो जैसे यही है, मान लो जैसे 7, यहाँ पे कुछ भी लिख लो 29, ठीक है, और यहाँ पे 31 सेकेंड, अगर अपने पास 7:29:31 लिखा हुआ है, तो अब इसको भी माइनस करना है ना। अब माइनस करना है तो फिर से वही बात है कि इसको फिर मैं अब इसको ऐसे फॉर्म बना लूंगा, 11:59, और यहाँ पे 31 की जगह लिख दूंगा 60, ऐसे लिख दूंगा भाई, 11, और यहाँ पे 60 मिनट था, 60 मिनट को अब मुझे सेकंड में बदलना है, तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट कम कर दिया और यहाँ पे 60 सेकंड रख दिया, इसमें से ये टर्म माइनस कर देना, तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारे पास उसकी मिरर इमेज आ जाएगी क्लॉक पे, ठीक है। हालांकि क्लॉक वाले क्वेश्चन अब नहीं आते, पहले आते थे, ठीक है। बट अगर आ जाए तो तुम माइनस करके कर सकते हो ना, ये आ रखना है, ये 11:60 से करना है और यहाँ पे 59 रखना है,
ठीक है, और यहाँ पे 60 सेकेंड। चलो अब मैं 7:28। ना ना, लेना वहां पे भी 59 ही है, यहाँ पे 59 ही है ना। 7:28 साथ में सेकंड्स भी होगा ना कुछ। अगर सेकंड्स गिवन है तो यहाँ 59 और 60 लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे 60 मिनट होते हैं ना, तो 60 मिनट में से मैंने 1 मिनट कम किया तो ये बनेगा 59 मिनट, और यहाँ पे 1 मिनट ऐड हो गया तो उस मिनट को मैंने लिख दिया सेकंड्स में, यानी 60 सेकेंड। ठीक है, चलो अब देखो यहां तक लिखा। अब देखो, अब ना बाकी जो है वो तो तुम्हें पता ही है कि भाई कई बार अपने पास क्या है, कई बार अपने पास ना वेक्टर फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है। वेक्टर फॉर्म में यानी प्लेन मिरर के केस में वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि जैसे मान लो तुम्हें इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो, तुम्हें रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो, और हमसे पूछा जाए फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे, फाइंड एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। ये क्वेश्चन है ना, कि तुम्हें इंसिडेंट रे भी वेक्टर में दे रखा है, रिफ्लेक्टेड रे भी वेक्टर में दे रखा है, क्वेश्चन है फाइंड एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। जैसे इंसिडेंट रे जो है ना, इंसिडेंट रे जो है वो मान लेते हैं अपने क्वेश्चन में गिवन है I cap/2 माइनस √3/2 J cap, नहीं इंसिडेंट रे है। ऐसे रिफ्लेक्टेड रे जो है वो है I/2 प्लस √3/2 J cap, ऐसे दे रखा है। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, तुम्हें सबसे पहले इनके बीच, यानी इंसिडेंट दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना। जैसे अगर मैं इन दोनों के बीच कैलकुलेट करूंगा तो इन दोनों के बीच कैलकुलेट करने पे ये आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1/4 ना, -3/4 अपॉन यहाँ पे बन जाएगा 1 × 1, यानी अपने पास बनेगा -1/2। तो ये cos थीटा किसके इक्वल आएगा, -1/2 के। तो cos थीटा -1/2 यानी थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 120 डिग्री। ये 120 डिग्री एंगल किसके बीच में आया है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, यानी ये ऐसा एंगल आया अपने पास। यहाँ से इंसिडेंट रे आई, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे गई, और ये इनके बीच का नॉर्मल। तो ये एंगल अपने को कौन सा मिला है, ये एंगल को मिला है, तुम्हें पता है ना वेक्टर्स में कभी भी एंगल देखते हैं तो या तो उनके हेड हेड ज्वाइन करने चाहिए या फिर उनके टेल टेल ज्वाइन करने चाहिए। यानी इस इंसिडेंट रे को जब मैं आगे इंक्रीज कर दूंगा, ये है ना इंसिडेंट रे, तो ये दो वेक्टर, ये इंसिडेंट रे का वेक्टर, ये रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर, ये वेक्टर आया अपने पास, ये एंगल आया अपने पास 120 डिग्री। अब ये एंगल आ चुका है, अब ये एंगल आ चुका है, तो अब अपने को क्या पता करना था, हमें कैलकुलेट करना था एंगल बिटवीन मेड, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, हमें तो ये एंगल कैलकुलेट करना था ना। तो ये 120 है, तो ये पूरा कितना बचेगा, ये पूरा बचेगा 60। 120 प्लस ये कितना बचेगा 60, और ये 60 है, तो इसका मतलब ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, यानी इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है, 30 डिग्री। ये है इसका आंसर, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू 30 डिग्री। पता लगा ये क्वेश्चन। हमें सबसे पहले अगर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो तो हमें cos थीटा लगाना है। cos थीटा से कौन सा एंगल आता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का, यानी कि ये एंगल नहीं आया, ये एंगल 120 डिग्री नहीं आया। कौन सा एंगल आया 120 डिग्री, ये वाला आया, ये तो तुम्हें पता है ना, क्योंकि हमने उस इंसिडेंट रे को आगे प्रोड्यूस किया, तो ये पहले वेक्टर का टेल, ये दूसरे वेक्टर की टेल, तो दोनों की टेल के बीच में एंगल कितना आया 120 डिग्री। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग बचा वो अपने पास 180 में से 120 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 60, 60 का भी हाफ